चलिए, तो पिछली क्लास में बेटा हम लोगों ने दो चैप्टर डिस्कस किए थे, एक तो ट्रिगोनोमेट्री और एक था हमारा डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन का ही अगला जो पार्ट जिसे हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। अब जैसे मान लो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है जनरली, जैसे मान लो हम मेले से खिलौना लाए और उस जो खिलौने को हम तोड़ दें, मतलब उसके अलग अलग पार्ट को अलग कर दें, मतलब सारे पार्ट्स को, तो उसको बोलता है डिफरेंशिएशन। मतलब हमने क्या किया, उसको ब्रेक कर दिया, किसी फंक्शन को ब्रेक कर दिया। किसी भी अपन ने देखा था ना, एक के रेस्पेक्ट में दूसरे का वाई के रेस्पेक्ट में एक्स के रेस्पेक्ट में वाई का डिफरेंशिएशन किया था अपन ने। लेकिन इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, मतलब जो उस टूटे हुए खिलौनों के वापस क्या कर देते हैं, हम जोड़ देते हैं। आ रही बात समझ में? ऐसे ही हमने देखा था कि इसमें इसके क्या क्या बेनिफिट्स है, एप्लीकेशंस क्या है। देखो बेटा, इंटीग्रेशन जो है वो सभी जगह काम में आता है। आप जैसे जो आपने एरिया का फार्मूला पढ़ा होगा, जैसे मान लो कि कोई अपना स्फेयर का एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है सरफेस एरिया, और उसका जो वॉल्यूम क्या होता है बेटा, 4/3 पाई आर क्यूब। तो आपने ये कभी सोचा कि ये सब निकाला कैसे, है ना कहीं से तो निकाला होगा ना भैया वॉल्यूम में। हमने कैसे फाइंड आउट कर लिया भैया ये वॉल्यूम है इसका। तो ये सारे वॉल्यूम एरिया जो भी है ये किसकी हेल्प से निकले हुए हैं, इंटीग्रेशन की वजह से। आ रही बात समझ में? ऐसे मान लो मुझे इंडिया का भी एरिया निकालना है पूरा, कि कितना एरिया है, तो मैं क्या करता हूँ, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की डिस्टेंस ले लेता हूँ, एक फंक्शन बना लेता हूँ इंडिया का मैप का, और उस फंक्शन को कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हम यहाँ पे इंटीग्रेट कर देते हैं, तो हमें क्या निकल जाता है, उसका एरिया निकल जाता है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ों में काम आएगा। तो ये काफ़ी अच्छा चैप्टर है। इसको हम सपोज कीजिएगा कि हमारा y=fx कोई फंक्शन हमारा गिवन है। ठीक है बेटा, तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं, यहाँ पे हमारा x का फंक्शन रहेगा और dx, इसे I फॉर इंटीग्रेशन हम किस तरह से लिखेंगे, fx dx। ये जो है इसको बोलते हैं हम इंटीग्रेशन साइन, और इसकी जो कुछ लिमिट होती है a से लेके b तक। आ रही बात समझ में? अभी पहले तो हम यहाँ पे लिमिट नहीं रखेंगे, लेकिन बाद में जो भी पढ़ेंगे इसमें, तो उसमें अपन लिमिट भी यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ तक का सीन क्लियर है बेटा सभी को? तो वैसे ही जैसे हमारा डिफरेंशिएशन में फार्मूला था, वैसे ही भी यहाँ पे भी हम यहाँ पे फार्मूला पुट करेंगे कुछ। तो कुछ फार्मूलाज याद रखना है। ये बिल्कुल डिफरेंशिएशन का उल्टा है, उसमें ब्रेक किया जाता था, इसमें ब्रेक किए वाले फंक्शन को जोड़ा जाता है। आ रही बात समझ में? जैसे मान लो मुझे इंटीग्रेशन करना है किसी k का, किसी कांस्टेंट का, तो इसका जो हो जाएगा kx, और यहाँ पे साथ में हम एक c ऐड कर देते हैं। c का मतलब होता है इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, मतलब जो भी है कि कोई भी, जैसे मान लो वहाँ पे किसी कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करते थे तो जीरो आता था क्या? लेकिन यहाँ पे किसी जीरो को भी अगर जीरो को अगर हम इंटीग्रेट करें तो क्या आ जाता है, कोई कांस्टेंट आ जाता है। तो इस वजह से हम बस यहाँ पे ऐड कर देते हैं। अगर यहाँ पर x का यहाँ पर dx हो, तो ये x की पावर क्या है, यहाँ पे 1 है। हम क्या करते हैं, इसको x की पावर, जो एक पावर को यहाँ पे बढ़ा देते हैं, और जो भी पावर है उससे क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। बात समझ में आ गई? ऐसे ही x की पावर अगर n है, तो x की पावर n का, वेरी गुड, n+1 डिवाइडेड बाई +c। वैसे ही e की पावर x की बात करूं, तो e की पावर x का अगर यहाँ पे बेटा अपना इंटीग्रेशन होता है, e की पावर x ही होता है +c। यहाँ पर ऐसे ही अगर मैं 1/x dx की बात करूं, अच्छा 1/x जो था वो क्या log x का अपना वो था आंसर, तो 1/x को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, log x। एज इट इज वैसा का वैसे, मतलब उसका जो यहाँ पर आंसर होगा, इसका क्वेश्चन होगा वो जस्ट उल्टा। उसके बाद और भी कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हमने पढ़े थे, लाइक साइन एक्स का वहां पे क्या cos x आ रहा था बेटा, लेकिन यहां पे आएगा -cos x। ऐसे cos x का वहां पर -sin x आएगा, लेकिन यहां पर आएगा ये प्लस का sin x। क्लियर है? यहाँ पे साथ में प्लस से सब में जोड़ते चलना। उसके बाद यहां पर cos x के बाद और क्या था अपना, sec² x जो था वो किसका यहां पर आंसर था, बताओ जरा, tan x का था। तो sec² x का क्या आएगा यहाँ पे, tan x। बात समझ में आ गई? ऐसे ही sec x tan x का जो आता है, ये आता है हमारा sec x। बात समझ में आ गई बेटा? ऐसे ही यहां पर cosec² x, अच्छा -cosec² x क्या किसका, cot x का था क्या, तो यहां पे इसका आ जाएगा -cot x। बात समझ में आ गई बेटा? तो यार ये सारी चीजें हैं, कुछ फार्मूला है जो आपको याद रखना है।
और बिल्कुल भी नहीं सोचना है। इसमें भी मैं बहुत सारी मेथड्स करवाने वाला हूँ जिससे आपको सारी चीज़ें आसान हो जाएगी। तो इन फार्मूलों को आप नोट कीजिएगा, फिर हम इसमें आगे बढ़ते हैं। याद हो गए बेटा? अब देखो जनरली हम इस पे बेसिक क्वेश्चन की बात करें, ठीक है। अब अगर हमसे ये बोला जाए कि किसी भी, अगर हमारा इस तरह से गिवन है कि भैया किसी का जो वेलोसिटी फंक्शन लाइक इस तरह से दे रखा है, जैसे यहाँ पे हमने सभी में इंटीग्रेट किया, वहाँ पे x के फॉर्म में किया क्या बेटा? है ना। अब मान लो हमें किसी ने वेलोसिटी दिया कि किसी पार्टिकल का वेलोसिटी है वो 2t + 3 है। आ रही बात समझ में? और इस पार्टिकल का इनिशियल स्पीड में मैं बात करूं तो u = 0 जो है वहाँ पर वो 3 मीटर/सेकंड जो भी है, जब t = 0 रखेंगे 3 आएगा। अब इसने पूछा कि अगर मान लो जब इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर 0 है या फिर 8t = 0 पर इसका डिस्प्लेसमेंट 0 है, मतलब बेसिक क्वेश्चन है फिजिक्स में, ठीक है। अगर मान लो जब मैंने बोला कि जब टाइम 0 है तो यहाँ ये अपनी जर्नी जस्ट हम वहाँ से काउंट करना शुरू करते हैं जब t = क्या हो? 0 हो। उस टाइम उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0 है। और ये पूछा है आपने से कि भैया आपको t = 5 सेकेंड के बाद आपका इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है कि डिस्प्लेसमेंट क्या है। आ रही बात समझ में? अब यार यहाँ से हमने कुछ दिन पहले एक चीज़ पढ़ा होगा, आपको याद होगा कि हमारा जो वेलोसिटी होता है वो एक्चुअली dx/dt ऐसा ही कुछ होता है क्या? अरे बात समझ में? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी, ये पढ़ा है अपन ने। अच्छा इसको मैं इधर ले आऊँ dt को, तो अच्छा dx = क्या हो जाएगा बेटा अपना? v dt। इसको क्या कर देंगे अपन? इंटीग्रेट। बात समझ में आ गई? अब यहां से v की जगह क्या पुट कर दें अपन, बताओ जरा। यहां से 2t + 3, dt की जगह dt, डिस्प्लेसमेंट सपोज करो dx। जब टाइम 0 था तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या था? 0। लेकिन टाइम जब कितना 5 सेकंड हो जाए उस टाइम सपोज करो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? s हो गया। तो यही s हमें फाइंड आउट करना है क्या? तो यहां पर हम इंटीग्रेशन की हेल्प ले सकते हैं क्या? चलिए भैया, अगर मैं बात करूं 2t की, तो 2t का कितना आ जाएगा बताओ जरा? 2 t की पावर 1 है तो एक पावर चढ़ा देते हैं और उसी से डिवाइड कर देते हैं। याद है सभी को ये? t की पावर यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1, और एक पावर इसकी चढ़ा देते हैं और यहाँ पे t से। अच्छा मैं फिर t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, किसी कांस्टेंट का वहां पे आपको पता था k का kx हुआ था, तो यहाँ पे t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 3t। 2 से 2 कैंसिल। उसके बाद यहाँ पे 0 से लेके 5 सेकंड तक, और ये dx का हो जाएगा हमारा x, dx का करेंगे तो कितना हो जाएगा? x, d हट जाता है 0 से लेके s मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। यहाँ तक का सीन क्लियर है बेटा सभी को? अब यहाँ से सीन क्या होता है, इसमें ऐसा होता है जहाँ पर भी लिमिट होती है उसमें हम ये करते हैं कि पहले अपर लिमिट रखते हैं और फिर माइनस करके लोअर लिमिट रखते हैं। जैसे मान लो इसमें अपर लिमिट, अपर मतलब क्या है? s, जहाँ भी x है वहाँ पे क्या रख दिया? s माइनस लोअर लिमिट मतलब यहाँ पे क्या है? 0, जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रख दिया? 0। यहाँ तक का सीन क्लियर है बेटा सभी को? -0। यहाँ तक का सीन क्लियर है सारे बच्चों को? उसके बाद यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है बेटा? 5। तो यहाँ पे t² है तो 5 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू, जहाँ पर भी t है वहाँ पे क्या रख दिया? 5 माइनस लोअर 0 का स्क्वायर प्लस 3 × 0, जहाँ पर भी t है वहाँ पे क्या रख दिया? 0। यहाँ तक से मैं समझ में आ गया? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। s माइनस 0 को क्या लिख सकते हैं? s लिख सकते हैं। 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25, 15, ये दोनों मिला के क्या 0 हो गया? तो यहाँ पे s 25 + 15 कितना होता है? 40 मीटर। तो हमारा ऐसा डिस्प्लेसमेंट आ गया क्या? तो हमारा इंटीग्रेशन का बहुत सारा यूज है फिजिक्स में जो हम करने वाले हैं कि हमें कुछ भी दे गिवन हो, तो हमें जैसे मान लो वेलोसिटी गिवन हो, हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो हम यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं क्या? तो बहुत ही आसान है बेटा, समझ में आ गई मेरी बात? चलिए तो आप इसको पहले नोट कर लीजिएगा, फिर हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी चीज़ें देखनी है हमें। तो हम यहाँ पर 5 क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ जो हमें बैक टू बैक इसके आंसर लाना है। पहला इंटीग्रेशन ये है 3t² प्लस 2t + 4 dt, या इसको एक काम करते हैं हम x कर लेते हैं, 3x² प्लस 2x + 4 dx, एक इंटीग्रेशन। सेकेंड वन इज
साइन एक्स प्लस कोस एक्स dx. थर्ड वन इज 1 बाई एक्स, या इसको एक काम करते हैं 5 बाई एक्स प्लस 3 e की पावर x प्लस 2 dx. फोर्थ वन इज यस सेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स dx. And the last one, fifth, is थ्री e की पावर x प्लस e की पावर 2x. मान लो e की पावर 2x से तो क्या करेंगे हम इसका, ठीक है। तो इस तरह के ये 5 क्वेश्चन है, 3 की पावर x प्लस e की पावर 2x. तो 5 क्वेश्चंस आपको बैक टू बैक करने हैं, फिर मैं करवाता हूँ इनको, ठीक है। चलिए बेटा कीजिएगा। और मैं आंसर है वो अपना एक स्टेप में आना चाहिए बस। चलिए इसका अगर मैं आंसर की बात करूं, अच्छा e की यहाँ पे 3x स्क्वायर, 3 तो एज इट इज, x स्क्वायर है तो यहाँ पे पावर 2 है, तो यहाँ पे एक पावर ऊपर ऐड हो जाएगी, कितना हो गया 3, और उसी से क्या कर देना है डिवाइड, प्लस 2 यहाँ पे x की पावर क्या है 1, x की पावर 1 में अगर एक और ऐड करें तो x की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे समझ में आ गया। x की पावर 1 है, 1 में एक और ऐड यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है, और उसी से क्या कर देना है डिवाइड, प्लस 4। कोई अगर कांस्टेंट हो तो क्या उसमें और हो जाता है, x से मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन, बट डायरेक्ट क्या हो जाएगा, अगर 4 है तो 4x, जैसे वहाँ पे k का kx हुआ था, यहाँ पे 4 का 4x। चाहे तो ये 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, 2 से 2 भी क्या हो जाएगा कैंसिल, तो अपना आंसर आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x। चाहे तो c यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक का सीन क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर साइन एक्स का क्या हो जाएगा बेटा बताओ जरा, माइनस कोस एक्स, बीच में प्लस है तो प्लस, कोस एक्स का क्या हो जाएगा बताओ जरा, साइन एक्स। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद 5 बाई एक्स, 5 तो एज इट इज रहा, अच्छा यहाँ पे 1 बाई एक्स है, 1 बाई एक्स किसका हो जाएगा log x का, तो ये log x। क्लियर है यहाँ तक, प्लस 3 3 e की पावर x है तो e की पावर x, 2 है प्लस प्लस 2 है तो 2 का कितना हो जाएगा बताओ जरा 2x, डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका। यहाँ तक समझ में आ गया बेटा सभी ने। उसके बाद ये सेक स्क्वायर एक्स, इसमें भी प्लस से कर देते हैं, सेक स्क्वायर एक्स किसका होता है बताओ जरा 10x। अरे बात समझ में। अच्छा कोसेक स्क्वायर एक्स होता है वो माइनस कोट एक्स होता है, तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा दिया, और यहाँ पे कोसेक स्क्वायर एक्स का कितना हो गया माइनस कोट एक्स, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये बताओ जरा, प्लस हो जाएगा। तो आंसर इज 10x प्लस कोट एक्स प्लस, बात समझ में आ गई। उसके बाद यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 5, 3e की पावर x, 3e की पावर x है तो e की पावर x का तो e की पावर x ही होता है, यही पढ़े अपन, प्लस अच्छा e की पावर 2x है क्या यहाँ पर, तो देखो e की पावर 2x का होता है e की पावर 2x, और यहाँ पर जो भी x के साथ जिस पावर का यहाँ पे इसका मल्टीपल होता है ये, उसी से क्या कर देते हैं डिवाइड। अगर यहाँ पे 5 होता तो यहाँ पे 5 से डिवाइड, जितना होता उससे हम यहाँ पे डिवाइड, तो ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। आ रही बात समझ में। तो ये है पूरे पांचों के पांचों आंसर। आई थिंक सभी ने मैच कर लिए होंगे, सभी के सही आए होंगे। चलिए बहुत बढ़िया बेटा, तो हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मेथड, चलिए भैया सब्स्टिट्यूशन मेथड शुरू कर दो बेटा, इसको हो गया। चलिए तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या है, जैसे मान लो आपके सामने कोई क्वेश्चन इस तरह से आता है, याद रखें बिल्कुल सीधा सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन इस तरह से आए कि यहाँ पर इस तरह से दे रखा हो, जैसे log x डिवाइडेड बाई x, इस तरह का कोई क्वेश्चन है। अब यहाँ पे तो डिवाइड वगैरह में है क्या यहाँ पे, तो अच्छा इसमें हमें यहाँ पे हमें अच्छा कितने फंक्शन दिखाई दे रहे हैं बेटा, 2 फंक्शन दिखाई दे रहे हैं, एक तो log x और एक x, बात समझ में आ गई यहाँ पे।
तो हम क्या करते हैं, इसमें ऐसे फंक्शन को चूज करते हैं कि जिसको अगर हम डिफरेंशिएट करें, क्या करें, डिफरेंशिएट, इंटीग्रेट नहीं, जो पिछली बार किया था वही डिफरेंशिएट किया, तो उससे दूसरा फंक्शन आ जाए हमारा। जैसे मान लो यहाँ पे log x को अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ तो क्या 1/x आता है। तो अगर मैं बात करूँ log x, तो इस केस में मैं log x को कुछ भी t मान लूंगा। क्या मान लिया मैंने, t। क्लियर है बेटा। अब इसको एक बार डिफरेंशिएट अगर करें तो अच्छा, log x का डिफरेंशिएट करते हैं अपन विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में अगर इसको हम डिफरेंशिएट करें, log x का कितना आता है बेटा, और t है तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं dt बाई dx। बात समझ में आ गई। इस dx को इधर ले आए तो यहां से dt इक्वल टू ऐसा हो जाएगा क्या, dx 1/x dx। आ रही बात समझ में। log x को t मान लिया, इसको डिफरेंशिएट कर दिया किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। log x का हो जाएगा 1/x और t का हो जाएगा dt अपॉन dx। यहां तक का सीन क्लियर है बेटा। अब देखो, अब क्या करते हैं अपन, अब इसमें इसको हम पूरा का पूरा एलिमिनेट कर देते हैं, मतलब पूरे फंक्शन को यहाँ पे एलिमिनेट करते हैं। अच्छा, log x की जगह क्या माना था आपने, t माना, तो log x की जगह क्या रख दें, t। आ रही बात समझ में। अच्छा, dx इंटू 1/x, dx अपॉन x, dx अपॉन x, dx अपॉन x, क्या क्या आया यहाँ से, dt। अच्छा, इसको करना क्या अभी थोड़ा आसान हो गया क्या, बताओ जरा। dt ये t का है और क्या, t के रेस्पेक्ट करें तो t की पावर यहाँ पे क्या है, 1 है क्या। अच्छा, किसी की पावर 1 हो तो उसका जो अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो क्या था, बताओ जरा। t की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2, 1 है पावर, एक बढ़ा देते हैं और उसी से क्या कर देते हैं, डिवाइड, t²/2। आ रही बात समझ में। तो यहां पर अब क्या करते हैं, यहां तक आ गया अपना आंसर, प्लस c करो जो भी है। अब जो भी आया अभी यहाँ पे जो हमें x में दिया है फंक्शन, तो t की जगह हमने क्या रखा था पहले, नहीं, log x की जगह t रखा था। अब t की जगह अगेन क्या रख देंगे, log x। तो यहाँ पे log x पुट करें तो i इक्वल टू हो जाता है स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। बात समझ में आ गई है। आसान है क्या बेटा, ये क्या करना है, बस सीधी सी बात है, जहाँ पे t है वहाँ पे क्या रख दिया, log x रख दिया। क्लियर है। चलिए एक आध क्वेश्चन और यहाँ पे बेसिक अपन डिस्कस कर लेते हैं इस पर। क्वेश्चन नंबर 1, और यहाँ पे इस तरह से दे रखा है हमारा, चलिए ऐसे देते हैं, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 10x प्लस 1 dx। इस तरह से दे रखा है हमारा, ठीक है। इस तरह का कोई फंक्शन दे रखा है हमारा। अच्छा, इसमें से किसको मैं अगर मान लो कि t मानो और उसको डिफरेंशिएट कर दूं तो दूसरा फंक्शन आ जाए। 10x को डिफरेंशिएट करने के बाद क्या आता है बताओ जरा, सेक स्क्वायर एक्स आता है। लेकिन यहाँ पे 10x को नहीं रखना, अभी ये सारा फंक्शन ही है ना, इसको रख लेते हैं अपन। तो चलिए भैया इसको हम रख देते हैं यहाँ पे। तो हमने इसको यहाँ पर क्या है बेटा अपना, यहाँ पे 10x प्लस 1, इसको क्या मान लेते हैं अपन यहाँ पे, t। समझ में आ रही है ये मेथड कैसे अप्लाई करनी है। एक ऐसा फंक्शन देखेंगे कि जिसको डिफरेंशिएट करने पे क्या आ जाए, दूसरा फंक्शन आ जाए। चलिए 10x प्लस 1 इक्वल टू t, क्या करें, डिफरेंशिएट कर दें। 10x का कितना आता है डिफरेंशिएशन, बताओ जरा। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 का कितना हो जाता है 0, t का dt अपॉन dx। इसको dx को ऊपर भेज दूं तो यहां से dt इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ जरा, सेक स्क्वायर एक्स dx। समझ में आ गया, क्लियर है बेटा सभी ने। क्या किया अपन ने, 10x प्लस 1 को क्या मान लिया t, इसको डिफरेंशिएट कर दिया किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। 10x का कितना हो जाता है सेक स्क्वायर, डिफरेंशिएशन 1 का कितना हो जाएगा 0, डिफरेंशिएशन करें, ठीक है। और t का dt अपॉन dx को इधर पहुंचा दिए तो सेक स्क्वायर एक्स dx, इधर बचा dt। चलिए भैया अब इसको अपन पूरा इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, कितना हो जाएगा बताओ जरा। 1, इसको क्या माना था अपन ने, t माना था क्या बेटा, नीचे वाले को क्या माना था अपन ने, t। सेक स्क्वायर एक्स dx, सेक स्क्वायर एक्स dx क्या लिख दूं मैं, dt। अच्छा dx बाई dt, dt बाई dt या फिर इसे dx बाई x, क्या 1/x को देख के क्या फीलिंग आती है, log x वाली। आ रही बात समझ में। तो यहां पे कितना हो जाएगा बेटा ये log t। आ रही बात समझ में। साथ में अपन यहाँ पे c कर देते हैं। क्लियर है यहां तक कि 1/t का dt हो log t हो जाएगा, जैसे वहां पे 1/x का log x हो रहा था तो यहाँ पे log t हो गया। i इज इक्वल टू, वापस अब यहां पर t की जगह अगेन क्या पुट करते बताओ जरा, क्या रखा था अपन ने, 10x प्लस 1 रखा था, वही इसमें पुट कर देते अपन। तो i इक्वल टू आ जाएगा
लोग टी की जगह रख दिया मैंने क्या बेटा, 10x प्लस 1 प्लस c। ये आंसर है फाइनल। क्लियर है सारे बच्चों को? कोई मसला? चलिए बहुत बढ़िया, तो इसको नोट कीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, अपन ने इन क्वेश्चंस के पहले जो भी पढ़ा है, मतलब जितना अपन ने बस फार्मूले याद रखना है अपने को, और थोड़ा बहुत जो इंटीग्रेशन जो हमने करवाए थे पिछले क्वेश्चंस, इतना, ये ज़्यादा मतलब इनको सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमें क्या होना चाहिए, ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री आनी चाहिए सारी चीज़ें, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, 1/x और log x। अब यहाँ पर चाहे तो हम इसे कैसे कर सकते हैं, ये पहला क्वेश्चन डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं। अच्छा, 1/x log x। अच्छा, log x को अगर मैं t मानता हूँ तो क्या log x का जो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन है वो 1/x आता है क्या? तो वही करना है अपने को। log x को मैंने क्या मान लिया, यहाँ पे t मान लिया। अच्छा, इसको डिफरेंशिएट करूंगा, log x का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। log x का कितना आ जाएगा, 1/x। t का कितना आ जाएगा बताओ जरा, dt/dx। अरे बात समझ में, इस dx को इधर भेज दे तो यहाँ पे ये dx ऊपर चला जाएगा, x = dt। अब इसको यहाँ से क्या करते हैं, हम एलिमिनेट करते हैं उस सारी चीज़ों को। अच्छा, log x को क्या माने थे अपन, इस तरह से कुछ सीन था क्या, ये log x को क्या माने थे, जहाँ पर log x है वहाँ पे क्या रख दिया हम, t रख दिए। dx/x क्या आ गया, dt आ गया। dx/x की जगह क्या रख दिया, dt। ये log x नीचे था इसलिए मैंने t रख दिया नीचे। अरे बात समझ में। अच्छा, इसको देख के क्या फीलिंग आ रही है, 1/t dt। 1/x को देख के क्या फीलिंग आती है, log x वाली फीलिंग आती है। तो भैया इसको अगर जब हम यहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं तो 1/t को देख के log t वाली फीलिंग आती है। अब यहाँ पर ये आ गया हमारा। अब t की जगह क्या पुट कर दे बताओ जरा, हम क्या बना था भैया, t की जगह क्या बना था अपन ने, log x ये t माना था, तो अब यहाँ पे t की जगह log x रख देंगे। तो बस ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा log x। यही है क्या आंसर? अरे जहाँ पर भी t है वहाँ पे क्या रख दिए अपन, log x। तो यहाँ पे 2 बार log हो गया क्या, log x। चाहे तो साथ में सी ले सकते हैं। नहीं आया समझ में कि आ गया, अच्छे से आ गया। क्या करना है, किसी भी एक को t मानना है, डिफरेंशिएट करना है, फिर सारी वैल्यू को एलिमिनेट कर देना है, और वहां से फिर यहाँ पे इजीली मेथड कर देना है। या तो एक्चुअली इस मेथड का सीधा सा मतलब है कि हम यहाँ पे जो टफ क्वेश्चन को क्या बनाते हैं, आसान बनाते हैं, इजी बनाते हैं। चलिए, ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, इस तरह से दे रखा है। अच्छा, इस दूसरे क्वेश्चन में हम क्या माने बताओ जरा आपको, 10x का जो डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे 10x + 3, तो क्या मैं सारों को मान लूँ क्या? क्यों? क्योंकि 3 का तो वैसे भी क्या हो जाना है, 0। तो 10x + 3 को मैंने मान लिया यहाँ पर क्या, क्लियर है बेटा? आप ही लोग बताएंगे 10x का कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर x प्लस 3 का 0, t का dt/dx। बात समझ में आ गया? इस dx को इधर ले जाएं, sec स्क्वायर x dx = dt। अब इसको एलिमिनेट कर देते हैं। चलिए भैया, यहां पर 10x + 3 इसकी जगह क्या माना है अपन ने बताओ जरा, 10x + 3 क्या माना है, इसकी जगह t माना है क्या, sec स्क्वायर x dx dt। अभी आसान हो गया क्या? t dt को देख के क्या फीलिंग आती है, t की पावर क्या है यहाँ पे, तो 1 अगर पावर हो तो क्या एक पावर बढ़ जाती है और उसी से क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो I = t⁻² /2। बात समझ में आ गई? अपना आंसर तो यहीं पे आ गया। अब यहाँ पर क्या माना था भैया अपन ने, 10x + 3 की जगह t माना था। तो अब यहाँ पे t की जगह वही का वही 10x + 3 रख देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से अपना आंसर आ जाएगा फाइनल, t की जगह 10x + 3 का होल स्क्वायर /2। बात समझ में आ गई? और साथ में यहाँ पे c भी ऐड कर सकते हो। तो ये वाला हमारा आंसर हो गया। अरे बस हम जहाँ भी t रखा है वहाँ पे क्या रख दिया अपन ने, यहाँ पे 10x + 3 रख दिया। अरे बात समझ में यार? तो इस टाइप के मेथड जो क्वेश्चन है वो हो जाएंगे क्या, क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया बेटा। इन तीनों क्वेश्चन को मैं आप पर छोड़ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर 10x को चाहे तो हम क्या मान सकते हैं बताओ जरा, sin x/cos x मान सकते हैं क्या? cos x को t मानोगे तो ऊपर वाला dt हो जाएगा। ऐसे cot x को क्या मान सकते हैं बताओ जरा,
कोस एक्स अपॉन साइन एक्स मान सकते हैं। साइन एक्स को टी मानोगे तो ऊपर का पूरा वैसे भी क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। मतलब हमारा काम है बस आसान करना, ठीक है। वैसे चाहे तो इनका जो फार्मूला लिख लेना, इसका जो आएगा अपना माइनस log कोस एक्स आएगा, और इसका जो आएगा ये आएगा log साइन एक्स। ये इसके आंसर आएंगे प्लस सी। अरे बात समझ में, क्योंकि माइनस मतलब कोस का जो डिफरेंशिएट करेगा तो माइनस साइन एक्स आएगा और कुछ नहीं, ठीक है। उसके बाद इसका देखो, नीचे वाले को टी मानेंगे तो ऊपर वाला वैसे भी क्या हो जाएगा बताओ जरा, डी टी हो जाएगा। कोसेक साइन एक्स प्लस कोस एक्स को अपन ने टी माना, तो इसको टी माना, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन एक्स का तो कोस एक्स और कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, कोस एक्स माइनस साइन एज इट इज, ऊपर वाला डी टी हो जाएगा, डी टी अपॉन टी। तो ये एक्चुअली में इसका आंसर आएगा हमारा log साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस सी। तो ये चाहे तो ये आंसर आप घर पे जाके इसे निकाल सकते हो। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा सारे बच्चों को, आसान है। तो ये था इंटीग्रेशन, बस एक पार्ट बचा है और ये वाला चैप्टर हो जाता है हमारा खत्म। तो यहां पर लास्ट पार्ट बचा है इंटीग्रेशन का, एंड दिस वन इज एरिया। अरे बात समझ में कि हम एरिया कैसे निकालते हैं। यहां पर अब देखो, इसको एरिया कैसे निकालते हैं। सपोज कीजिएगा कि ये हमारा, इसको बिल्कुल बेसिक से हम देखेंगे, ये दिस वन इज एक्स एंड दिस वन इज वाई, ओके। और ये कोई हमारा इस तरह का फंक्शन है कोई सा भी, इसको हम दे देते हैं y इक्वल टू एफ एक्स। इट इज द फंक्शन ऑफ x, जो y जो है वो क्या है, फंक्शन ऑफ x। अब हमें यहां पर दो इनने लिमिट डिसाइड कर दी है इस तरह से, दिस वन इज x इक्वल टू a एंड दिस वन इज x इक्वल टू b, मतलब a से b तक। ये जो बाउंडेड एरिया है हमारा, अरे बात समझ में। अब इस बाउंडेड एरिया को हमें फाइंड आउट करना है कि कैसे निकालें। तो इस एरिया को निकालने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, कि जो भी हमारा फंक्शन है, फंक्शन ऑलरेडी गिवन होगा, या फिर हम निकाल सकते हैं फंक्शन को क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं और लिमिट रख देते हैं, कहां से, ए से लेकर तो बी तक। अरे बात समझ में। अच्छा, किसी भी फंक्शन को अगर मान लो हम यहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं तो कोई ना कोई दूसरा फंक्शन आएगा। जैसे x का होता है एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स की पावर 4 का होता है एक्स की पावर 5 बाई 5। अरे बात समझ में, ऐसा कोई ना कोई फंक्शन आएगा दूसरा। उस फंक्शन में फिर हम इस तरह से देखेंगे तो a से b। अब क्या करते हैं, अगर मान लो लिमिट हमारे पास है तो पहले हम अपर लिमिट रखते हैं कि लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये जो भी चीज आती है इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। बात समझ में आ रही है। बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट है भैया, जो भी है उसे इंटीग्रेट करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्लियर है। अब देखो, अभी आपको करना नहीं है, हम एक बेसिक क्वेश्चन पे इस पे डिस्कस करते हैं। एक्चुअली जो साइन का जो ग्राफ होता है ना, वो हम यहाँ से इस तरह से बनाते हैं, ये आगे चलता जा रहा है, इधर भी रहता है ये नेगेटिव साइड में, ठीक है। ये जो होता है ये होता है हमारा x इक्वल टू 0, और ये जो होता है x इक्वल टू पाई होता है। याद है क्या सभी को? अब यहां से, और ये जो है हमारा y, और ये जो फंक्शन दे रखा है y इक्वल टू दे रखा है हमारा साइन एक्स। पल्ले पड़ गया इधर। अच्छा, अगर मैं यहाँ की बात करूँ, अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक, इसे 2 पाई बोलते हैं, यहाँ तक, तो जितना एरिया ऊपर उतना नीचे, तो मतलब टोटल ये तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। अरे बात समझ में, ये कितना हो जाएगा, 0। हाँ, मॉडुलस की अलग बात है कि यहाँ पे ये इसके वन टाइम। तो इस केस में मान लो कि हमें पूछा गया कि भैया आपको x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू पाई तक का एरिया फाइंड आउट करना है इस साइन फंक्शन का। अरे बात समझ में, क्या हम निकाल सकते हैं यहाँ से एरिया? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब यार मेजरमेंट करने बैठेंगे ना तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी हमें। तो यहाँ पे सबसे आसान तरीका क्या है, इंटीग्रेशन। बात समझ में आ गई। चलिए, आप ही लोग मुझे बताएंगे, मुझे एरिया निकालना है। एरिया इज इक्वल टू, फंक्शन कौन सा दे रखा है, साइन एक्स डी एक्स, लिमिट 0 से लेके तो पाई को 180 डिग्री बोलते हैं वैसे जो भी है। साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन आता है वो क्या, माइनस कोस एक्स आता है क्या? अभी पढ़ाए थे हम थोड़ी देर पहले आपको। साइन एक्स का आता है माइनस कोस एक्स, 0 से लेके तो पाई तक। अरे बात समझ में। अपर लिमिट माइनस, अपर लिमिट जब रखेंगे तो माइनस कोस पाई, और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अपर लिमिट माइनस प्लस कोस 0। अच्छा, ये माइनस कोस
पाई की वैल्यू होती है -1, चाहे तो हम निकाल सकते हैं, मैंने आपको बताया कैसे निकालना। कोस 0 की वैल्यू होती है +1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा 1 + 1 कितना आ गया 2। मतलब यहाँ पे जो 2 यूनिट इसके जो भी अपना आंसर है क्या 2 यूनिट जो भी इसका एरिया है। सीधी सी बात समझ में आ गया बेटा। तो कोई भी फंक्शन गिवन हो हमें क्या हम निकाल सकते हैं उसका एरिया, कैसे निकालना है वो पल्ले पड़ गया पूरा। चलिए तो इसको आप नोट कीजिए, फिर मैं आपको 2 क्वेश्चन देता हूं और फिर ये इंटीग्रेशन खत्म। देखो एक बात बताओ बेटा, यहाँ पे डायरेक्ट कर देते हैं, कोई बहुत आसान है। sin x का करेंगे तो कितना आता है बताओ जरा, माइनस कोस 0 से लेके कहाँ तक π/2, याद है सभी को। इज इक्वल टू यहाँ पर इज इक्वल टू cos x का यहाँ पे, अब यहाँ पे कर दिया अपन ने इंटीग्रेशन। अब क्या हमारा अगला टास्क क्या होता है, लिमिट रखना। अपर लिमिट माइनस कोस x की जगह क्या रखूं बेटा π/2 माइनस एक और माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस cos 0। अच्छा cos π/2 मतलब cos 90 में क्या होता है 0 होता है क्या, तो ये वाला तो माइनस का 0 प्लस cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1। तो हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ से 1। यहाँ तक का सीन क्लियर है बेटा सारे बच्चों को। नेक्स्ट वन अब इसको करना है हमें, एरिया निकालना है इसका भी। सेक स्क्वायर एक्स का कितना आता है 10x, बहुत बढ़िया 10x। सारे फार्मूले पढ़े अभी अपन ने, 0 से लेके कहाँ तक बेटा π/4 तक। अगला टास्क क्या होता है इंटीग्रेशन करने के बाद, लिमिट रखना। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो एरिया इज इक्वल टू 10 π/4 माइनस 10 0। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले 10 जहाँ भी x है वहाँ पे π/4 रख देंगे, माइनस लगाएंगे, जहाँ पे x है वहाँ पे 0 रख देंगे। 10 π/4 बोले तो 45 डिग्री, 10 45 पे क्या होता है 1 होता है, और 10 0 पे क्या होता है 0। तो यहाँ पर भी जो एरिया आ गया वो क्या आ गया अपना 1 यूनिट। समझ में आ गया। तो ये था हमारा पूरा इंटीग्रेशन पार्ट। आई थिंक सो कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। हम एक बार क्या करते हैं, वापस थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं और चीज़ें देखते हैं क्या क्या पढ़ा है अपन ने। हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन में कुछ फार्मूले याद रखने को मैंने बोला था। जैसे मान लो कोई कांस्टेंट है k, तो k का क्या हो जाता है kx। अगर मैं यहाँ पे x के रेफरेंस में सबको इंटीग्रेट कर रहा हूँ, k का kx, x रहता है तो x की पावर 1 है ऊपर, पावर 2 हो जाती है डिवाइडेड बाई 2। x की पावर n होती है तो x की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। याद है बेटा e की पावर x का क्या होता है e की पावर x। 1/x का क्या होता है log x, याद है सभी को। sin x का माइनस cos x का sin x, sec स्क्वायर x का tan x, cosec स्क्वायर x का माइनस cot x, याद है सभी को। sec x tan x का sec x। मतलब जो भी वहां पे अपन ने पढ़ा था डिफरेंशिएशन का आंसर, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन, इंटीग्रेशन का आंसर, बस जस्ट एक दूसरे के ये क्या है उल्टे। एक उसमें अपन ने तोड़ा था किसी चीज को और यहाँ पे टूटी हुई चीज को जोड़ना है। बात समझ में आ गई। तो चलिए बेटा ये था हमारा इंटीग्रेशन। आई थिंक सो कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी सारी चीजें। ठीक है, चलिए फिर इसको यहीं पे हम क्लोज करते हैं। थैंक यू। वेक्टर, अच्छा वेक्टर के बारे में जनरली आप क्या जानते हो कि वेक्टर जनरली होता क्या है? एक क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। देखो यार जनरली क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटीज होती है हमारी बहुत सारी, जैसे डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्टेंस हो गया, ये सभी क्या है फिजिकल क्वांटिटीज है। और यहाँ पर अगर हम बात करें वेक्टर की, तो वेक्टर एक टाइप का ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके पास एक वेल डिफाइंड मैग्नीट्यूड होता है और साथ में एज वेल एज वेल डिफाइंड डायरेक्शन होती है। बात समझ में आ गई है। और साथ में ये ऑल वेक्टर्स लॉ को फॉलो भी करें, लाइक एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन लॉ ऑफ वेक्टर, लाइक दैट। अब देखो अगर मैं बात करूं स्केलर और वेक्टर की, अच्छा एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन हो लेकिन वेल डिफाइंड मैग्नीट्यूड ना हो तो उसे हम वेक्टर बोलेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। जैसे लाइट रेज इनफाइनाइट तक जा रही है, अरे सन से मान लो निकली हुई कोई लाइट का फोटोन है, वो एक प्रॉपर डायरेक्शन में मूव तो कर रहा है लेकिन उसका कोई वेल डिफाइंड मैग्नीट्यूड है? बिल्कुल नहीं है, इनफाइनाइट तक चलते जा रहा है। तो उस केस में क्या हो गया भैया सीन की, बस यहाँ पर जो हमारा वेक्टर नहीं बोलते, मतलब एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन तो है लेकिन मैग्नीट्यूड नहीं है प्रॉपर,
तो उसको भी हम वेक्टर नहीं बोलेंगे। और या फिर ऐसी क्वांटिटी जिसके पास वेल डिफाइंड मैग्नीट्यूड हो लेकिन डायरेक्शन नहीं हो, तो वो भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है। तो चलिए वेक्टर के बारे में सबसे पहले तो इसकी हम डेफिनेशन से ही यहाँ पे शुरुआत करते हैं। तो लिखिएगा डेफिनेशन। डेफिनेशन तो लिखिएगा डेफिनेशन में, ए फिजिकल क्वांटिटी which have well defined magnitude and direction, which have well defined magnitude and direction, समझ में आ गया? ए फिजिकल क्वांटिटी, मैंने वर्क कर रहा हूँ, फिजिकल क्वांटिटी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ए फिजिकल क्वांटिटी विच हैव वेल डिफाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एज वेल एज इट फॉलोज ऑल लॉज ऑफ वेक्टर लाइक एडिशनल लॉ, सब्ट्रैक्शन लॉ, जो भी है, ठीक है, ऑल लॉज ऑफ वेक्टर। यहाँ तक का सीन क्लियर है बेटा? तो हमने क्या बोला यहाँ पर कि एक ऐसी क्वांटिटी जैसे जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो एज वेल एज क्या हो गया, डायरेक्शन भी हो। आ रही बात समझ में? अब यहाँ पर ये जो क्वांटिटी है, ये यहाँ पर दो चीज़ों को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है। जो यहाँ पे ए है इसका, ये ए तो इसका मैग्नीट्यूड है, और साथ में जो ये एरो दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, इसकी डायरेक्शन। तो हम किसी भी वेक्टर को इस तरह से हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे सपोज कीजिएगा ये कोई वेक्टर है हमारा, इस वेक्टर को हम नाम दे रहे हैं यहाँ पे ए वेक्टर। तो इस ए वेक्टर को हम किस तरह से बोलेंगे, यहाँ पे ए तो है इसका मैग्नीट्यूड और जो एरो रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसकी डायरेक्शन, और ये दोनों मिला के क्या हो गया, ये क्या वेक्टर क्वांटिटी हो गई। ये जो क्वांटिटी है ये कैसी क्वांटिटी है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी। बात समझ में आ गई? अब हम यहाँ पर अभी कुछ नोट नहीं करना है, मैं आराम से आपको टाइम दूंगा। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, कितने टाइप्स के होते हैं ये। सबसे पहला पॉइंट, अगर मैं बात करूं नल वेक्टर की, किसकी बात करूं मैं, नल वेक्टर। नाम से ही लगता है नल वेक्टर, और इसको एक और वेक्टर बोलते हैं जीरो वेक्टर। नाम से लग रहा है, मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो हो। बात समझ में आ गई? मतलब अगर कोई वेक्टर है, इसके मैग्नीट्यूड को हम ऐसे भी डिफाइन कर, ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो मॉडुलस लगा दो वेक्टर पे, या फिर डायरेक्ट ए लिख दो, इसकी वैल्यू क्या हो, जीरो हो, तो उसे क्या बोलते हैं अपन, नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। अच्छा, पॉसिबल है क्या नल वेक्टर या जीरो वेक्टर? है पॉसिबल। जैसे डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट क्या, अगर मान लो हम जिस पोजीशन पे वापस से हम घूम फिर के वापस उसी पोजीशन पर आ गए, तो हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, पर साथ में उसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया यहाँ पे, जीरो। बात समझ में आ गई मेरी? उसके बाद सेकेंड वन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है सेकेंड वाला, जिसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। जैसे मान लो कोई ए वेक्टर है, ठीक है, इसको हम ये वाला जो एरो है, ये इस तरह से, ये ए वेक्टर है हमारा। अब यहाँ पर यूनिट वेक्टर का मतलब हुआ कि ये वेक्टर तो है, लेकिन इसका जो यहाँ पर मैग्नीट्यूड है, वो मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, कितना यूनिट होना चाहिए बताओ जरा, 1 यूनिट। बात समझ में आ गई बेटा? इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, ए के ऊपर एक केप लगाकर, और इसको निकालते हैं ऐसे कि किसी भी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे इसी को क्या बोलते हैं हम, यूनिट वेक्टर। किसी भी क्वांटिटी के ऊपर अगर केप लगा हुआ इस तरह से, तो वो कौन सा वेक्टर हो गया भैया, यूनिट वेक्टर। और यहाँ पे उस वेक्टर में किससे, उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे हम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा ये यूनिट वेक्टर। जैसे मान लो मैं इसका एक एग्जाम्पल लेता हूँ, 5 मीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन। अच्छा, ये वेक्टर है कि स्केलर है, वेक्टर है, मैग्नीट्यूड भी है, साथ में क्या है, डायरेक्शन। ये तो वेक्टर हो गया। अगर इसी में मैं इसी के, अब मैग्नीट्यूड क्या है, यहाँ पे 5 है, इसके मैग्नीट्यूड से मैंने डिवाइड कर दिया, 5 से 5 क्या हो गया, कैंसिल,
1 मीटर इन नो डायरेक्शन। तो ये क्या यूनिट वेक्टर हो गया क्या? नहीं आई मेरी बात समझ में? मैंने क्या किया भैया, मेरे पास 5 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में था, मैंने उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे क्या मेरा यूनिट वेक्टर आ गया 1 मीटर इन द नॉर्थ डायरेक्शन। तो समझ में आ गई? तो किसी भी वेक्टर में अगर उसी के मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड करते हैं तो उसी को बोलते हैं हम लोग यहाँ पे यूनिट वेक्टर। दोनों का किस्सा समझ में आ गया। तीसरा, थर्ड, 1 2 3। अगर मैं बात करूँ पैरेलल वेक्टर्स, क्या होता है बेटा पैरेलल वेक्टर्स? दो वेक्टर पैरेलल होते हैं अगर उनकी डायरेक्शन क्या हो? सेम हो। जैसे ए और ये बी, बोथ आर पैरेलल, जरूरी नहीं कि इनके मैग्नीट्यूड सेम हो। क्लियर है बेटा? फोर्थ वन, अगर मैं बात करूं इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर का क्या मतलब हुआ बेटा? मतलब नाम से लग रहा है कि मैग्नीट्यूड भी सेम और साथ में क्या हो? डायरेक्शन भी सेम हो। आ रही बात समझ में? पैरेलल वेक्टर्स में डायरेक्शन सेम हो, लेकिन ए जरूरी नहीं कि ये कंपलसरी नहीं है। पैरेलल, वो इक्वल वेक्टर्स भी पैरेलल वेक्टर होते हैं, लेकिन हर पैरेलल वेक्टर इक्वल वेक्टर नहीं होता है। बात समझ में आ गई? तो यार ये वाला सीन है। तो यहाँ पे ए और बी का मैग्नीट्यूड भी सेम हो और साथ में क्या हो? डायरेक्शन भी सेम हो। किसी भी वेक्टर को आप जम करके एक जगह से दूसरी जगह उठा सकते हैं। अरे एक होता है एंटी पैरेलल या अपोजिट वेक्टर। अपोजिट वेक्टर का मतलब क्या हुआ बताओ जरा? अपोजिट डायरेक्शंस में। आ रही बात समझ में? क्लियर है क्या? तो अगर मैं अपोजिट की बात करूं, अपोजिट डायरेक्शन वेक्टर जो है अपोजिट, तो अपोजिट वेक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो अपोजिट वेक्टर मतलब जिनकी डायरेक्शन क्या हो? अपोजिट हो। बात समझ में आ गई? अच्छा, एक होते कोप्लेनर। कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन पे प्रेजेंट करने। तो ये सारी चीज़ों की जरूरत नहीं, हमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है? ये यूनिट वेक्टर। ये समझ में आ गया? तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द यूनिट वेक्टर? विच इट्स मैग्नीट्यूड इज 1 एंड अ प्रॉपर डायरेक्शन। तो वापस रिवर्स जाते हैं हमने वेक्टर के बारे में। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आगे आने वाले सारे, और आज जो भी मैं पढ़ाने वाला हूँ उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा बेटा कि आपका कोई सा भी अगर वेक्टर से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम फंसता है तो वो आपसे इजीली मतलब बन जाएगा। ठीक है, हम वेक्टर मतलब वेक्टर माहिर हो जाने आज एक ही लेक्चर में। अब देखो यहाँ पे सीधी सी बात है भैया, अभी तक हमने वेक्टर पढ़ा। वेक्टर का मतलब होता है कि ऐसी क्वांटिटी, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके बाद मैग्नीट्यूड भी हो वेल डिफाइंड और साथ में एक डायरेक्शन भी हो, साथ में वो सारे वेक्टर लॉज को क्या करें? फॉलो करें। आ रही बात समझ में? दूसरा केस, हमने ये सारी चीजें क्लियर हो गई हमारी। तो चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट इसका रिजल्टेंट वेक्टर और एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एक ही बात है ये। रिजल्टेंट वेक्टर और एडिशन ऑफ वेक्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या हम दो वेक्टर्स को आपस में ऐड भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जी सपोज कीजिए हमारे पास दो वेक्टर्स हैं एंड बी, बोथ हैव डिसिमिलर मैग्नीट्यूड्स एंड द एंगल बिटवीन बोथ ऑफ देम इज थीटा। अब हमें निकालना है इसका रिजल्टेंट। ठीक है, अगर मैं बात करूं रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट के केस में क्या होता है बेटा? अब ध्यान समझिएगा, रिजल्टेंट मतलब होता है दोनों का वेक्टर सम जो आता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? रिजल्टेंट। मतलब यहाँ पर एक जो सपोज कीजिए एक वेक्टर आता है जिसको हम बोलते हैं आर वेक्टर। ठीक है, और ये आर वेक्टर जो है वो ए के साथ कोई एंगल बना रहा है यहाँ पे अल्फा, और बी के साथ जो बना रहा है वो एंगल वो बना रहा है यहाँ पे बीटा। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होगा क्या? थीटा। यहाँ तक सीन क्लियर है? और हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर है आर, वो किसके बराबर हो जाएगा? वेक्टर सम ऑफ ए एंड बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। आ रही बात समझ बेटा? अब हम दोनों साइड क्या करते हैं? स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर बोथ साइड्स। ठीक है, जो भी है। तो अगर हम स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यही पढ़े क्या बात? ए वेक्टर प्लस बी का होल स्क्वायर। अच्छा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या था इक्वलिटी? यस। तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ऐसा था क्या? लेकिन यहाँ पर 2ab की जगह ये होता है
2 बोलो। अगर किसी भी वेक्टर का स्क्वायर उसके रिजल्टेंट उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है, चाहे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, आर स्क्वायर। आ रही बात समझ में? तो इस तरह से हम इसको, अच्छा यहाँ पे ए डॉट बी, और ये ए डॉट बी जो होगा वो होता है ए बी कोस थीटा के बराबर। तो यहाँ पे इसको हम इस तरह से लिखेंगे, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। देखो कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, खाली यहाँ पे ए बी कोस थीटा आ गया है और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो यार यहाँ से जो हमारा आर मैग्नीट्यूड आ जाएगा वो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। यहाँ तक का सीन सही है, समझ में आ गया बेटा? कोई मसला यहाँ तक? तो अगर कहीं भी अब हमें कहीं पर भी अगर इस तरह का कुछ आए तो हम उसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं किस तरह से, ये इस तरह से। समझ में आ गया बेटा? इसी के साथ अपन एक और पार्ट यहाँ यहीं पे कवर अप कर लेते हैं क्योंकि वो भी आसान है। सेकेंड पार्ट इसी का, डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स। ये तो हमने क्या समीशन पढ़ा था बेटा, एक टाइप का एडिशन पढ़ा। लेकिन अगर हम बात करें डिफरेंस की तो हमारे पास ये मान लो ए वेक्टर है और ये वाला जो है ये बी वेक्टर है। बहुत काम की चीज़ है बेटा, एक एक पॉइंट यहाँ पे समझिएगा अच्छे से। इनके बीच एंगल क्या है, थीटा है। आ रही बात समझ में? अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ, ये थीटा है, तो अब क्या करना, मुझे डिफरेंस निकालना है इनका, ठीक है। मतलब मुझे निकालना है डेल्टा डी, और डेल्टा डी जो होगा वो होगा किसके बराबर, ए माइनस बी। अरे बात समझ में? अब मुझे ए माइनस बी, अच्छा इस ए माइनस बी को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, कोई मसला? तो अच्छा इस बी वेक्टर तो मुझे पता है, अगर मैं इसका जस्ट अपोजिट वेक्टर एक ले लूं और इसका जो मैग्नीट्यूड एज इट इज इसके बराबर है, तो इसको क्या अपन माइनस बी वेक्टर लिख सकते हैं क्या? अरे पॉजिटिव है तो ये माइनस। अरे बस समझ, उसकी डायरेक्शन बिल्कुल बीच में से आई थी इस तरह से। अच्छा इन दोनों के बीच अब ये ए और बी, ए और माइनस बी का कहीं पर रिजल्टेंट अगर इसका निकालूं तो क्या इस डायरेक्शन में आएगा? मतलब हम बोल सकते हैं कि डेल्टा डी की डायरेक्शन ये होगी क्या? ये सब में डायरेक्शन निकालना भी आपको ऐसे पलक झपकते से निकालना सिखा दूंगा। आपको इतना भी मेहनत नहीं करना पड़ेगा कि ये अपने को वेक्टर बनाना पड़े या कुछ बनाना पड़े। यहाँ तक का सीन क्लियर है बेटा? तो अगर मैं बात करूं डेल्टा डी, अगर मैं इसको स्क्वायर करूं बेटा, तो डेल्टा डी का स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी वेक्टर का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का क्या क्या होता है, सारे बच्चों को पता है यार, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, लेकिन यहाँ पे हो जाता है ए डॉट बी। और ए डॉट बी को हम एक्चुअल में लिखते हैं, क्या लिखते हैं बेटा, 2ab cos थीटा। तो यहाँ से हमारा जो डिफरेंस आ जाएगा वो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। तो ये जो आ जाता है हमारा डिफरेंस आ जाता है। आई थिंक सो कि ये दोनों किससे आपको समझ में आ गए होंगे, एक तो एडिशन या फिर रिजल्टेंट वेक्टर और ये डिफरेंस। अब इसका यूज क्या, एप्लीकेशन क्या फिजिक्स में, वो हम पढ़ने वाले। तो समझ में आ गया ये? चलिए तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए तो शुरू करें। अब इस पे बेस्ड अपने को 3 क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखिएगा, बिल्कुल मैं फिजिक्स की लैंग्वेज में ही बताऊंगा, पूरे क्वेश्चन होंगे वो बिल्कुल फिजिक्स की लैंग्वेज में होंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन ये है, a water boat moving towards east, a water boat moving towards east with the speed of 20 मीटर पर सेकेंड। यहां तक सीन क्लियर है? एंड आफ्टर सम टाइम it takes a turn and its new direction makes 60 degree angle with the initial direction। मतलब पहले मूव करा था उसे 60 डिग्री से, अब उसने क्या कर लिया, टर्न ले लिया विद द इनिशियल डायरेक्शन।
then what will be change in velocity of the water boat. अब देखो यहां पर मैंने स्पीड के चेंज में कोई वेरिएशन नहीं किया है। मैंने पहले ऐसे जा रहा था बोट और उसने फिर टर्न ले लिया कितना 60 डिग्री का। ऐसे जा रहा है क्या, पहले ऐसे जा रहा था और उसने 60 डिग्री। तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, यहाँ तक का सीन समझ में आ गया। मैंने स्पीड में पहले भी यहाँ पे स्पीड 20 थी, अब भी स्पीड 20 है, बस डायरेक्शन चेंज हुई। अच्छा, डायरेक्शन चेंज होने से वेलोसिटी चेंज हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। बात समझ में आ गई? तो चेंज इन वेलोसिटी निकालना मतलब वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। यहाँ तक का सीन क्लियर है? अगला क्वेश्चन, यस, नहीं कुछ चेंज है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, हाँ, two vectors of magnitude 3 and 4 are at angle of 60 degree, then what will be the resultant vector? Two vectors of the magnitude 3 and 4 are at angle 60 degree, then what will be their resultant vector? यहाँ तक का सीन क्लियर है बेटा कि उन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? 2 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 3, 3 क्वेश्चन देने हैं बस। दोनों का सिनेरियो समझ में आ गया है दिमाग के अंदर? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखिएगा, ए पार्टिकल मूविंग ऑन सर्कुलर ट्रैक, इस तरह से सर्कुलर ट्रैक मूव कर रहा हुआ with the speed of 5 meter per second, कैसे मूव कर रहा है बेटा? सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा है, किस स्पीड से? 5 मीटर पर सेकंड। और यहाँ पे ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में देयर इज नो चेंज इन द स्पीड। अच्छा, स्पीड डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन और नॉट? नो, बिकॉज स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। सीधी सी बात है यार। तो अब यहाँ पे क्योंकि स्पीड जो है वो कभी भी डिपेंड नहीं करती डायरेक्शन में, उसे कोई लेना देना नहीं कि आप किस डायरेक्शन मूव कर रहे हो। तो क्या बोला बेटा पहला क्वेश्चन की, पार्टिकल मूविंग ऑन द सर्कुलर ट्रैक विद द स्पीड ऑफ कितना? 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, then what will be the change of its velocity? Then what will be the change in velocity? Sorry, then क्या लिखा? Then what will be the change of its velocity when it covered one quadrant? What is the meaning of the quadrant? मतलब पूरा एक पिज्जा जो है उसका 1/4 पार्ट है, इट कवर्स 1 क्वाड्रेंट बस। तो ये 3 क्वेश्चन है। यू हैव 10 मिनट टू डू दैट। तो चलिए भैया कीजिएगा और इसको बेटा बंद कर दो। देखो पहला केस क्या था कि हमारी जो बोट है वो इस डायरेक्शन में सपोज जा रही है, इस डायरेक्शन है, और इसका जो स्पीड है वो क्या है बेटा? 20 मीटर पर सेकेंड है। आफ्टर सम टाइम्स इट टेक्स ए टर्न, और ये जो एंगल दे रखा है ये कितना दे रखा है? 60 डिग्री। अच्छा, ये वाली डायरेक्शन है, ये V1 मान लेते हैं, ये क्या हो गया? V2। यहाँ तक का सीन क्लियर है। और अभी भी V2 भी अगर मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो क्या है? 20 मीटर पर सेकेंड ही है। अब बच्चे एक बात बताओ यार, यहाँ पे इसने टर्न लिया, जब टर्न लिया तो इस केस में इसके मैग्नीट्यूड में कोई भी चेंज नहीं किया इसने, सिर्फ किसमें किया? डायरेक्शन में। एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो सिंपल सी बात है वेलोसिटी में चेंज तो होगा ही सही। अच्छा, चेंज इन वेलोसिटी को हम डेल्टा भी बोल सकते हैं क्या? वी फाइनल माइनस इनिशियल। अच्छा, चेंज इन वेलोसिटी को अभी मैंने बोला है आपको चेंज या डिफरेंस कोई चेंज बोलते हैं। तो अच्छा, उसे क्या लिख सकते हैं? अगर मान लो एक का V1 है V2 तो ऐसा लिख सकते हैं V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 cos थीटा। अभी हाल हमने किया था A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB cos थीटा, क्योंकि चेंज की बात कर रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंस की बात कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा ये?
अच्छा एंगल कितना है दोनों के बीच बताओ जरा, 60 डिग्री। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू, अच्छा V1 V2 सबकी 20 दे रखा है, 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई, ये भी 20 ये भी 20 और cos 60। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1/2। यस, दिस इज 400 प्लस 400 माइनस 2 मल्टीप्लाई 20। अच्छा 20 इंटू 20 400 हो जाएगा क्या बेटा? और यहाँ पे cos 60 की वैल्यू 1/2, 1/2 से 1/2 कैंसिल, एक 400 से एक 400 कैंसिल, तो बचा कितना? अंडर रूट ऑफ 400, और अंडर रूट ऑफ 400 को क्या लिख सकते हैं अपन? 20 मीटर पर सेकेंड। चेंज इन वेलोसिटी कितना आ गया इस केस में? अगर मैं 90 डिग्री, अगर ये ईस्ट से डायरेक्ट नॉर्थ में टर्न हो जाता तो उस केस में एंगल क्या ले लेते बताओ जरा? 90 डिग्री। cos 90 की वैल्यू 0, तो उस केस में 20√2 आंसर आ जाता, 400 800। समझ में आ गया? चलिए दूसरा क्वेश्चन बोल रहा था, क्या बोल रहा था बेटा इसने? दो वेक्टर है, एक का 3 दे रखा है, एक का मैग्नीट्यूड 4 दे रखा है, इनके बीच का एंगल कितना दे रखा है? 60 डिग्री। एंड हाउ विल यू फाइंड आउट द रिजल्टेंट? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। पढ़ा है क्या ये अपन ने? तो यहाँ पे बस डायरेक्ट वैल्यूज पुट करनी है अपने को। अंडर रूट ऑफ डायरेक्ट रख दो बेटा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 cos 60। cos 60 की वैल्यू वैसे भी क्या होती है बेटा? 1/2। r इक्वल टू अंडर रूट 16 प्लस 9 इट इज 25 प्लस 4 3 12 24, और ये कितना है बेटा? cos 60 की वैल्यू 1/2, 2 1 जा एंड 12 प्लस 25 कितना हो जाएगा बताओ जरा? 37। तो ये जो है हमारा फाइनल आंसर, रिजल्टेंट वेक्टर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? 37। क्लियर है यहाँ तक? थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है कि एक पार्टिकल है जो कैसे मोशन कर रहा है? एक सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है इस तरह से, और इसकी स्पीड क्या है बेटा? 5 मीटर पर सेकेंड। अब ये बोल रहा है कि जब एक क्वाड्रेंट जब कवर कर ले, क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है? इस पिज्जा का ये 1/4 पार्ट, अगर इनिशियली यहाँ पर इसकी स्पीड v1 मान लेते हैं, ये क्या हो गया? 5 मीटर पर सेकंड दे रखा है। जब एक पूरा क्वाड्रेंट कवर कर लेता तो अब इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी क्या बेटा? ये अब इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी, ये भी क्या है? 5 मीटर पर सेकंड। अरे बात समझ में? इन दोनों को पकड़ के अगर मैं इकट्ठा करूं तो मुझे ऊपर वाला तो ऐसे दिखाई देगा और ये नीचे वाला ऐसे दिखाई देगा, और इनके बीच का एंगल कितना दिखाई देगा? 90। नहीं आई मेरी बात समझ में? आ गई बेटा? मैंने क्या किया? दोनों को पकड़ के एक जगह इकट्ठा कर लिया, उनकी पूंछ से पूंछ यहाँ पे मिला दी, तो यहाँ से क्या हो गया? 5 मीटर। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। अच्छा क्या बोला मैंने कि इनका चेंज निकालना है? चेंज ही निकालना है ना, चेंज इन वेलोसिटी। एंड अभी चेंज इन वेलोसिटी डायरेक्ट अंडर रूट ऑफ, अरे मैंने ए बी की जगह यहाँ पे V1 V2 ले लिया और कोई भी चेंज नहीं किया, तो V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2 cos थीटा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा डेल्टा V इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ V1 स्क्वायर क्या बेटा? 5 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू 5 cos 90। अच्छा cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? cos 90 की वैल्यू 0, मीन्स cos 90 की वैल्यू हम जानते हैं 0 होती है, तो ये वाला टर्म पूरा का पूरा क्या 0 हो जाएगा? तो यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 25 अरे बात समझिए, ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर बाहर ले गए तो कितना बचा? 5, और ये √2 मीटर पर सेकेंड। इज दैट क्लियर? समझ में आ गए तीनों क्वेश्चन? तो ये बिल्कुल बेसिक है, आई थिंक समझ में आना चाहिए। जो रिजल्टेंट का फार्मूला और ये डिफरेंस या चेंज का फार्मूला, ये दोनों हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ गई? चलिए तो इसको नोट कीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पार्ट थर्ड, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड ए वेक्टर as well as resultant and b वेक्टर। हमने अभी कुछ देर पहले ही कहीं पे अल्फा और बीटा का जिक्र किया था, याद होगा आपको, ठीक है। अब वही एंगल हम कैसे निकालते हैं, वो हमें एंगल निकालना है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या पूरा सीन है। दिस वन इज एक वेक्टर ए एंड दिस वन इज वेक्टर बी एंड द एंगल बिटवीन बोथ ऑफ देम इज थीटा। अरे बात समझ में? अब यहाँ से हमें इन दोनों का जो
रिजल्टेंट है वो कुछ इस तरह का है, थोड़ा सा इसको हम थोड़ा सा डाउन सर कर देते हैं, दिस वन इज थीटा, एंड यहाँ पे रिजल्टेंट है वो कुछ इस तरह का है, ये रिजल्टेंट है। ओके, अब हमने निकालना है ये कि ए के साथ जो है ये एंगल बनाता है, दिस वन इज अल्फा, और जो बी के साथ जो एंगल बनाता है ये है बीटा, और हमने निकालनी है वैल्यू किसकी, अल्फा और बीटा की, कि हम इससे कैसे निकालें। हमारे पास मैग्नीट्यूड दे रखा है ए बी का, अब यहाँ से उनके बीच का एंगल भी दे रखा हो, तो अब देखो कैसे निकालते हैं बेटा। मैं क्या करता हूँ, मैंने एक और बात यहाँ पे हम बात करते हैं कि किसी भी वेक्टर को, जैसे मान लो ये वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन ये है, अब इसको मैं कहीं पर भी इस दुनिया में उठा के ले जा सकता हूँ, यहाँ नहीं, यहाँ से मैं अगर इंदौर भी जाके इसको उठा के ले जाऊँ तो इसका जो, अगर मैं ना तो मैग्नीट्यूड चेंज करूं और ना ही डायरेक्शन चेंज करूं तो ये वेक्टर वैसा का वैसा ही रहेगा। बात समझ में आ गई। मीन्स किसी भी प्लेन में हम किसी वेक्टर को कहीं पर भी उठा के ले जा सकते हैं, बस हमें दो बातों का ध्यान रखना, क्या, ना तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए और ना ही डायरेक्शन। बात समझ में आ गई, क्योंकि स्पेस तो बहुत है हमारे पास। तो यहाँ तक का सीन है। अब मैं क्या करता हूँ, इस वाले बी वेक्टर को अगर मैं यहाँ से उठा के यहाँ पे ले जाऊँ, मतलब यहाँ से मैंने उठा के इसको कहाँ पे ले गया, यहाँ पे, ना तो मैंने इसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं किया, इसका पहले बी था, इसका ए है, और अभी भी इसका मैग्नीट्यूड क्या है बेटा, बी है, कोई भी चेंज नहीं है। यहाँ से मैं एक डॉटेड लाइन इस तरह से बनाता हूँ, ठीक है, चाहे तो डायरेक्ट फार्मूला भी लिख सकते हैं, लेकिन अपन समझ लेते कि निकाला कैसे। अच्छा, पहले ए बी के बीच में थीटा एंगल था, तो अब भी जो एंगल कितना होना चाहिए, ये वाला थीटा होगा। यहाँ तक का सीन क्लियर है बेटा। वैसे ही जहाँ पर ये दोनों मिलते हैं वहाँ से एक परपेंडिकुलर यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं इस तरह से, ये वाला। आ रही बात समझ में बेटा। मैंने क्या किया, बी को मैंने यहाँ से उठा के कहाँ लेके आ गया, मैं यहाँ पे, मैंने उसके मैग्नीट्यूड के साथ भी कोई छेड़खानी नहीं की और ना ही किसके साथ, उसकी डायरेक्शन के। मेरी बात समझ में आ गई। अपन ने कुछ भी चेंज नहीं किया है, ना तो उसकी डायरेक्शन और ना ही उसका मैग्नीट्यूड। अच्छा, ये बी है, इस वाले को मैं यहाँ पे एक्स बोल देता हूँ। वैसे अच्छा, ये ए वेक्टर है तो यहाँ से यहाँ तक का मैग्नीट्यूड होगा वो क्या, ए के बराबर ही होगा क्या बेटा। ए वेक्टर यहाँ से यहाँ तक का मैग्नीट्यूड ए, ये मान लेते हैं एक्स और ये मान लेते हैं वाई। यहाँ तक का सीन क्लियर है। अब मैं ये बड़ा सा ट्रेंगल ले रहा हूँ मैं, 1 2 3 पार्ट जो है, ठीक है। अब इस ट्रेंगल में अगर हमने बात करें, सॉरी बड़ा सा नहीं, छोटा सा ट्रेंगल, यहाँ पे ये बी है, ये वाला ट्रेंगल लेते हैं हम छोटा सा। अच्छा, थीटा के सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बेस, और ये क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। बेटा मुझे बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, बताओ जरा। साइन थीटा पढ़ा है अपन ने, पी पी बी, क्या पी बी पी अपॉन एच एच बी, ऐसा कुछ था, पंडित भद्र प्रसाद हरिहरी बोल, याद है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन थीटा होता, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये तो परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया, और ये बच गया, ये क्या है हमारा बेस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, साइन थीटा। परपेंडिकुलर क्या है, वाई माना है अपन ने, बेस किसके बराबर होगा, इसका मैग्नीट्यूड बी के बराबर, इज इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ पे वाई इक्वल टू क्या आ गया, बताओ जरा, बी साइन थीटा। आप ही लोग मुझे बताओगे, बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, कॉस थीटा। बेस, ये वाले का बेस ये है, कितना है बताओ जरा, एक्स। हाइपोटेनियस क्या है बताओ जरा, बी कॉस थीटा। तो यहाँ से एक्स इक्वल टू क्या हो गया, बी कॉस थीटा। तो ये तो एक्स की वैल्यू आ गई बेटा, और ये वाई की वैल्यू आ गई। यहाँ तक का सिनेरियो समझ में आ गया कि भैया ये जो है इसकी वैल्यू आ गई हमारी बी साइन थीटा, और इसकी वैल्यू आ गई क्या, बी कॉस थीटा। अब ये हमें बड़ा सा ट्रेंगल ले लेते हैं ताकि हमें किसकी वैल्यू पता चल जाए, अल्फा की। आ रही बात समझ में। अब ये हम पहले तो हमने छोटा ट्रेंगल से इन दोनों की वैल्यू निकाल ली, अभी हम बड़ा सा ट्रेंगल ले लेते हैं जिससे किसकी वैल्यू पता चल जाए हमें, अल्फा की। तो देखो, अल्फा की वैल्यू करने के लिए ये बड़ा सा ट्रेंगल लिया अपन। अल्फा के फ्रंट वाले को मैं परपेंडिकुलर बोलूंगा क्या इसको, और इसके लिए बेस क्या है, पूरा का पूरा होगा क्या। आ रही बात समझ में, यस। तो यहां से tan अल्फा हम जानते हैं क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस वाले बड़े से ट्रायंगल के लिए, जो अल्फा एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या यही होगा, बी साइन थीटा, बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय, अच्छा बेस जो होगा वो पूरा होगा a प्लस बी कॉस थीटा, a प्लस बी कॉस थीटा। बात समझ में आ रही है। तो ये किसके बीच में एंगल हो गया, अल्फा, a और रिजल्टेंट के बीच में। आ रही बात समझ में, ये एंगल बिटवीन r एंड a। बात समझ में आ गई बेटा। ऐसे ही अगर मुझे एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड b निकालना है, देखो यहां पे याद रखें, चाहे तो फार्मूला भी याद रख सकते हैं, इसको याद रखने का तरीका ये है, यहां पे जो इकलौता रहता है ना,
ऊपर तो साइन नीचे कोस। यहाँ पे जो इकलौता रहता है उसके साथ रिजल्टेंट का एंगल है ये। इकलौता कौन है यहाँ पे? ए। बाकी बी तो यहाँ पे 2 है। ऐसे अगर मुझे बात करनी है मान लो दूसरे वाले के साथ एज इट इज सेम फिनोमेना अपन यहाँ पे यूज करेंगे, तो यहाँ पे tan बीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं डायरेक्ट फार्मूला लिखा दूँ इसका, अपने डिराइव कराने की जरूरत नहीं। अच्छा पहले ऊपर b साइन थीटा, लेकिन अब यहाँ पे बीटा है, बीटा एंगल है, तो यहाँ पे b की जगह क्या हो जाएगा? a हो जाएगा, a साइन थीटा। यहाँ पे इकलौता जो है उसके साथ है तो यहाँ पे b हो जाएगा। वैसे यहाँ पे b की जगह क्या हो जाएगा? a cos थीटा। एज इट इज वैसा का वैसा ही। ये समझ में आ गया क्या? यहाँ पे b है तो उसके साथ रिजल्टेंट का एंगल है बीटा, यहाँ पर a तो उसके साथ रिजल्टेंट का एंगल है अल्फा। तो ये जो है हमारा एंगल, ये काफ़ी काम की चीज़ है, इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, तो इनको नोट कीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं।